हेलो दोस्तों, आई होप कि आप बेटर होंगे। घटना चक्र का जो भौतिकी का कंप्लीट एक मास्टर वीडियो था जो शॉर्ट्स नोट्स दिया गया है, तो कंप्लीट मास्टर वीडियो कंप्लीट हो नहीं सका चूँकि बैटरी बीच में मोबाइल का लो हो गया और वहीं से टर्मिनेट हो गया। तो जहाँ से टर्मिनेट हुआ है मैं पार्ट सेकंड में कोशिश कर रहा हूँ कि कंप्लीट हो जाए, इसके पार्ट सेकंड में टोटल कंप्लीट हो जाए, आ जाए उसमें। तो बिना देर किए हम फिर से एक बार उसी ऊर्जा के साथ, ताजगी के साथ हम आपके सामने आए हैं और कम सोचते हैं, चलिए आप हमारे साथ फिर से शुरू कर दीजिए स्टडी, रिवीजन के मोड में आ जाइए। और ये काफ़ी कारगर है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, मतलब जल्दी में अगर रिवीजन करना हो घटना चक्र को, तो ये अगर खाली इसको हम पढ़ लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। तो क्वेश्चन भी है, जो क्वेश्चन जो यूपीएससी या फिर विभिन्न पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन का भी वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। बट इस पे पहले हम एक इसका कंप्लीट वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से टर्मिनेट हो गया था परावर्तन से, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया था। परावर्तन से प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित या संचरित या परावर्तित हो सकता है। प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो उन्हें वापस प्रेषित करने का प्रक्रम प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब ये प्रकाश का परावर्तन की किसी सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो पुनः क्या होती हैं, उसी दिशा में वापस लौट जाती हैं, तो वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। पॉलिशदार चमकीली सतहों वाली वस्तुएं पॉलिश रहित धुंधली सतहों वाली वस्तुओं की अपेक्षा अधिक प्रकाश का परावर्तित करती है। मतलब कि सीधी सी बात है, जो बेस्ट प्लेन होगा तो वो जो होता है अच्छा प्रकाश का परावर्तक माना जाता है। ठीक है, प्रकाश का बेस्ट प्रवर्तक माना जाता है। एक मिनट। तो प्रकाश का जो प्रवर्तक है, प्रकाश का प्रवर्तन है, सॉरी प्रवर्तक नहीं, प्रवर्तन जो है वो मैंने अभी पढ़ा कि जो पॉलिशदार की हुई, ये चमकीली सतहों वाली पॉलिश की हुई माने पॉलिशदार जो वस्तुएं होती हैं वो बिना पॉलिश की हुई वस्तुओं की अपेक्षा बेहतर प्रकाश के प्रवर्तक होती हैं। मतलब प्रकाश का प्रवर्तन उनसे ज़्यादा बेस्ट हो पाता है। ठीक है, जो एकदम प्लेन हो। और सबसे अच्छा प्रकाश का प्रवर्तक समतल दर्पण को माना जाता है। ठीक है, अब बोल रहा है कि रजत धातु है ना, रजत धातु प्रकाश की एक उत्तम प्रवर्तक है। तो मैंने सीधी सी बात है, रजत धातु जो कांच होता है, कांच के दूसरी ओर जब इसको परत चढ़ा दिया जाता है तो दर्पण बन जाता है। तो एक चिकनी उच्च पॉलिश युक्त परावर्तक सतह दर्पण कहलाती है। ठीक है, वही बात। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है, वैसे 8-9 के क्लास में आपको मिल जाएंगे जो दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और हाँ, मुख्य दो ही मिलते हैं। और गोलीय दर्पण को 3 पार्ट में बांट दिया जाता है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल नहीं, समतल दर्पण तो अलग होता है। उत्तल गोलीय दर्पण को 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। ठीक है, तो देखिए, समतल समतल दर्पण एक तरफ से रजत धातु चमकीली सतह वाली कांच की पतली और चपटी चिकनी सीट होती है। हमारी श्रृंगार मेज पर प्रयुक्त दर्पण जिसमें हम अपने चेहरे को देखते हैं, एक समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसे केवल दर्पण में अवलोकन करके ही देखा जा सकता है। इसीलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का उदाहरण होता है। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब भी कहलाता है। मतलब जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधी होती है। ठीक है, मैंने जैसा है वैसा ही हूबहू प्रतिबिंब बनता है, लेकिन काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर
वस्तु रखी गई होती है। दर्पण के माने सामने जितना दूर पर वस्तु रखा गया होता है उतनी ही दूर पर उसकी प्रतिबिंब बनती है। दूसरे शब्दों में प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण के बराबर दूरी पर होते हैं, परंतु वे समतल दर्पण की विपरीत सतहों पर होते हैं। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है, ठीक है, पार्श्व उत्क्रमण होता है। और दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो प्रतिबिंब में उसका दायां हाथ उठता दिखता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए गोलीय दर्पण, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से बोल रहा है गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी प्रवर्तक सतह कांच के खोखले गोले का काट का भाग होता है। तो ये गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं, और उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव अवतल में ज़्यादा ये स्पेलिंग देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 गो है। और इसमें जो है तो उत्तल वर्ड छोटा है इसलिए इसमें कम भी होगा, 1 2, जिसे पता चल सकता है कन्वेक्स में कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें प्रवर्तक सतह जो है अवतल का प्रवर्तक सतह अंदर की माने धंसा हुआ रहता है, मुड़ा हुआ रहता है, तो अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे फिगर में दिखाया भी गया है कि ये इसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। पेंट द्वारा रचित परत इधर इस तरीके से कलई किया गया है। और इधर देखिए बोल रहा है कि व्यक्ति के दांतों के परीक्षण के लिए दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, इसमें जो इमेज बनता है बड़ा बनता है, तो डॉक्टर कान नाक गला का जांच करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ ये जो हजामती दर्पण होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। अवतल दर्पण को प्रकाश की तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टॉर्च है ना, वाहन की हेडलाइटों और सर्च लाइटों में प्रवर्तक सतह के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, तो गाड़ी का हेडलाइट हो गया, टॉर्च हो गया, हाँ, तो उसके परावर्तक सतह मतलब प्रकाश से टकरा के बाहर फेंकता है। तो इसमें जो यह हेडलाइट में जो आगे वाला लाइट लगा रहता है इसमें उसका परावर्तक सतह होता है, जैसे सर्च लाइट हो गया उसके अवतल दर्पण का होता है। तो पेपर में पूछता है, तो ये कई बार पेपर में पूछ दिया जाता है इससे क्वेश्चन। अवतल दर्पण का हजामती दर्पण दाढ़ी बनाने के काम में प्रयोग होने वाला दर्पण भी कहते हैं, मतलब उसके रूप में उपयोग किया जाता है इसका। उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का प्रवर्तक उत्तल सतह या ऊपरी सतह पर होता है। देखिए इसमें जो है अब ये प्रवर्तक सतह किधर है, बाहर की ओर रहा है, और इसके दूसरे साइड में पेंट द्वारा रचित परत है, ठीक है। उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने में साइड मिरर पश्च दृष्टि दर्पणों के रूप में किया, साइड मिरर के रूप में किया था। छोटा सा इमेज दिखाएगा, दूर की वस्तु को छोटा करके दिखाएगा ताकि पता चल सके। तो अब बात करते हैं लेंस की। लेंस दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा एक समान पारदर्शी माध्यम होता है। मतलब इसमें दो ठो होगा ही होगा, है ना, दो पृष्ठ मिलेगा वक्र पृष्ठ तभी जाके लेंस बनेगा, ठीक है। तो अब वक्र पृष्ठ गोलीय बेलनाकार अथवा परवलयाकार हो सकते हैं, ठीक है। गोलीय भी हो सकते हैं या बेलनाकार हो सकते हैं या परवलयाकार हो सकते हैं, परंतु अधिकतर पृष्ठ गोलीय ही होते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, माने मुख्यतः जिस तरह से दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के थे उसी तरह मुख्यतः उत्तल लेंस और अवतल लेंस। और भी लेंस होते हैं वयावतल लेंस ना, तो उसका जिक्र एग्जाम के दृष्टि से बहुत कम होता है, लेकिन मेन जो है क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस जो होता है वो केंद्र पर माने बीच में मोटा होता है किंतु किनारे पर पतला होता है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और एक चीज़ बता दें यहाँ, दर्पण में जब बात करेगा ना तो दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण, हाँ, उत्तल दर्पण में बात करेगा तो वो अपसारी दर्पण होगा और अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होगा, ठीक है।
तो लेकिन इसमें क्या होगा, अभिसारी लेंस, इसको अभिसारी लेंस इसलिए बोलते हैं, उत्तल में उत्तल को अभिसारी बोलते हैं, तो जबकि दर्पण में अवतल को अभिसारी बोलते हैं। अब इसमें क्या है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस भी कहलाता है, क्योंकि यह उससे होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणों के समानांतर पुंज को अभिसारित करता है। ठीक है, मैंने एक बिंदु पर। अच्छा, अभिसारी का मतलब हम बता दें, इंग्लिश में इसको कन्वर्जिंग। अभिसारी का मतलब होता है दूर से बहुत सारे प्रकाश किरण पुंज एक बिंदु पर आके मिलता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, एक जगह पर आके मिलता है, तो एक बिंदु पर आके मिलता है तो वो अभिसारी हो जाता है। और यही पॉइंट से अगर इधर इधर जाकर फैल रहा है तो ये अपसारी हो जाता है। तो ये इसमें मुख्यतः अंतर होता है। अब हम बात कर लेते हैं किसका, लेंस का। ठीक है, लेंस का बात कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टेन गड़बड़ हो रहा है। तो लेंस का बात कर लेते हैं। अवतल लेंस, अवतल लेंस, यह लेंस जो है बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है। तो अवतल देख सकते हैं फिगर में। अवतल लेंस को अब अपसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि यह प्रकाश किरण के समानांतर पुंज को अपसारित करता है, मतलब फैलाता है। आंखों की रोशनी से जब दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का। तो ये याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष अवतल और जो दूर दृष्टि दोष उत्तल। जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं, जो नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं जब, तो वही दोष होता है। जब नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दी तो निकट दृष्टि दोष। और जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे, तो उसको बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो ये उल्टा, माने कन्फ्यूजन में कई बार क्या होता है कि हम लोग बोल देते हैं कि निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई दे रही तो निकट दृष्टि, नहीं, ऐसा नहीं, उल्टा। तो जब नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है तो दूर दृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस। तो मोटे मोटे तौर पर ये कंप्लीट हो गया। अगले हम चैप्टर को देखते हैं कि अगले चैप्टर में क्या है। तो अगला चैप्टर है ऊष्मा एवं ऊष्मा गतिकी। ठीक है, चलिए जानते हैं। ऊष्मा, हीट, वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। मतलब टेम्परेचर के कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, उसका स्थानांतरण हो जाता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। इसका SI मात्रक जो होता है जूल होता है। सामान्यतः ऊष्मा के लिए एक अन्य मात्रक कैलोरी का भी प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग में लाया जाता है कैलोरी। ठीक है, तो ऊष्मा का कैलोरी भी मात्रक हो सकता है और SI मात्रक जूल होता है। SI मात्रक जब भी पूछेगा तो जूल। ठीक है, ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। तो ताप, समझ गए, ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ठीक है, मतलब ताप एक ऊष्मीय अवस्था है और इसमें क्या होता है कि ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है कि किधर से किधर जा रहा है। और ऊष्मा सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। अब तापमान की बात करते हैं। तापमापन, ताप की माप तापमापी से की जाती है। विभिन्न तापमापियों में निम्नलिखित पैमाने का उपयोग किया जाता है। तो पहला देखिए, सेल्सियस पैमाना। ठीक है, ताप के सेल्सियस स्केल पर बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सेल्सियस पैमाना हो गया। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक माने उबलना, 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे जाता है उबल जाता है, वाष्प भाप बन जाता है। तो केल्विन पैमाना क्या होता है? एक, अब ये तो सेल्सियस पैमाना था, केल्विन पैमाना ताप का। केल्विन पैमाने में बर्फ़ का गलनांक 273 केल्विन, जल का क्वथनांक 373 अंकित होता है। ठीक है, इसमें 100 डिग्री ऐड कर देते हैं तो
373 पर पहुंच जाता है। तो उपयुक्त से स्पष्ट है कि सेल्सियस पैमाने 0 डिग्री का ताप केल्विन पैमाने के 273 के बराबर होता है। बिल्कुल सही है। तो इसलिए अब ये फार्मूला यहाँ बन जाता है केल्विन बराबर सेल्सियस का जितना पैमाना है 273 में जोड़ते जाएंगे, केल्विन में कन्वर्ट होता जाएगा। देखिए आगे देखिए, फ़ारेनहाइट पैमाना। इस पैमाने में बर्फ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में संबंध क्या है? तो यदि कोई ताप सेल्सियस पैमाने पर C तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर F है ना, तब C/5, ठीक है, C/5 यानी सेल्सियस बाई 5 F-32/9, ठीक है, F-32/9, ठीक है, C/5। एक मिनट, तो यहाँ जो है C/5 F-32/9 ताप परिवर्तन के प्रभाव। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से रिलेशन बना के C और F का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ताप परिवर्तन के प्रभाव, ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि ताप घटाकर गैस को द्रव अवस्था में और द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो ठोस होगा द्रव में आएगा, द्रव से गैस में आएगा, फिर घटाएंगे तो फिर वही रिटर्न हो जाएगा। अब देखिए, गलन वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है गलन कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलता है वह वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित होता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है, ठीक है। वह टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस माने गलने लगता है और वायुमंडलीय दाब पर द्रव में क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो उसे गलनांक कहते हैं। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, बर्फ पिघल कर जल बनता है, ठीक है, जल बनता है, इसलिए बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस से कम कीजिएगा तो बर्फ़ में बन जाएगा। भिन्न भिन्न ठोसों के भिन्न भिन्न गलनांक होते हैं। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, मोम का गलनांक 63 डिग्री सेल्सियस है। मोम जो है 63 डिग्री सेल्सियस पर ही गलना शुरू हो जाता है, ठीक है। मोम जो है 63 डिग्री सेल्सियस से ही नहीं, 63 डिग्री सेल्सियस पर गलता है, ठीक है। जबकि लोहे का गलनांक 1535 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों, परमाणुओं अथवा अणुओं के बीच आकर्षण बल की माप है। अब जिसमें जितना उसके परमाणुओं के, कणों के माने अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो जितना माने स्ट्रॉन्ग है तो उसका गलनांक उतना ही कम होता है। ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होता है उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होता है। बात सही है। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है, यार है ना, पूरा वीडियो इधर देख लिया जाए। अब बोल रहा है कि वह क्वथन है ना, क्वथन माने समझ लीजिए उबलना, वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है क्वथन कहलाता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग वह ताप जिस पर द्रव उबलता है वह वायुमंडलीय दाब पर तेजी से गैस में बदलता है, द्रव का क्वथनांक। अब जब गैस में बदलना शुरू होगा तो क्वथनांक हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं। जैसे अल्कोहल का क्वथनांक कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 78 डिग्री सेल्सियस अल्कोहल का क्वथनांक होता है। बहुत पूछता है पेपर में। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो है हम इसे थर्मामीटर में यूज करते हैं। तो
अब देखिए यहाँ बोल रहा है संघनन या द्रवण किसे कहते हैं। शीतलन द्वारा गैस का वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का प्रक्रम संघनन। शीतलन द्वारा माने ठंडक के द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में बदलने का जो प्रक्रम होता है संघनन कहलाता है। आपने देखा होगा कि जब खाना वाना बनता है तो जो वाष्प निकल के भात ओत बनता है ना, चाहे सब्जी वगैरह, तो उससे क्या होता है, उड़ के जाता है और जो बर्तन हम ऊपर रखे होते हैं उस पर टकराता है, और जब ठंडा हो जाता है तो वही उस पर बूंद बूंद करके लटक जाता है, तो वो संघनन हो गया या द्रवण कहलाता है। संघनन या क्वथन अथवा वाष्पन का मतलब ये बोल रहा है कि संघनन जो है क्वथन या वाष्पन का विपरीत प्रक्रम है। हिमीकरण, शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का प्रक्रम हिमीकरण कहलाता है। हिमीकरण गलन का विपरीत प्रक्रम है, इसलिए द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस रूप का गलनांक होता है। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए जल का हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। गुप्त ऊष्मा क्या है, तो सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है। हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। ठीक है, पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई ऊष्मा ऊर्जा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। ये पूरा प्रकरण में क्या होता है कि जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम हीट देंगे तो उसके टेम्परेचर में जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा। हालांकि पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है। तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती, अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई ऊष्मा ऊर्जा उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। जैसे हथेली पर कुछ बर्फ को रखते हैं तो हथेली में जो स्थित गुप्त ऊष्मा है वो बर्फ में परिवर्तित होती है और धीरे धीरे गलने लगता है वो। तो संगलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा संगलन अथवा गलन गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे अभी बर्फ का एग्जाम्पल दिया हमने, बर्फ के संगलन की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये हो गया। द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होता है। ये दोनों समझ में आया। द्रव को वाष्प में बदलने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ये संगलन की गुप्त ऊष्मा जो ठोस को द्रव में परिवर्तित करे और यहाँ द्रव को वाष्प में परिवर्तित करे। ठीक है, तो जो बर्फ का गलनांक का गुप्त ऊष्मा है वो 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम है। और यहाँ है जल को अगर वाष्प में बदल रहा है तो 22.5 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम है। किल आगे, पदार्थ के शीतलन के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ अधिक प्रभावी होता है। इसका कारण यह है कि गलन के लिए बर्फ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ से 3.34 × 10⁵ जूल गुप्त ऊष्मा लेता है और इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। ठीक है, शीतलन के लिए अब बोल रहा है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो वह गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। बात सही है, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो गुप्त ऊष्मा क्या करे, खींचेगा अपने ओर, है ना, तभी तो वो कन्वर्ट होगा वाष्प में। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अत्यधिक असहनीय होता है। माने बात सही है, मतलब कि जो भाप से जलता है उबले हुए जल के माने पानी गर्म फेंक दिया जाए तो उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहेगा। भाप से बहुत ज़्यादा
जलन होता है। यद्यपि ये दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस के समानताप पर होते हैं। ठीक है, इसका कारण यह है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है। बात सही है, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण ही ऐसा होता है। इसलिए जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है और संघनित होकर जल बनाती है तो वह क्वथनशील जल की अपेक्षा 22.5 × 10 के प्रति जूल प्रति किलोग्राम अधिक ऊष्मा निकलती है ना। और उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करने के कारण भाप अधिक असहनीय जलन उत्पन्न करती है। तो जैसे रोटी वोटी हम बनाते हैं और हाथ कभी अचानक से है ना, जिस तरफ से उसका जो ऊपर वाला पपड़ी फट जाता है, हाथ उस पर बीच में चला गया तो बहुत ज़्यादा जलन होता है। ठीक है, तो वो गुप्त ऊष्मा है। तो अब उसे याद करा जा सकता है कि गुप्त ऊष्मा की वजह से ही भाप से ज़्यादा जो है जलन होता है। अब ऊर्ध्वपातन देखिए, ऊर्ध्वपातन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि एग्जाम में इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं ऊर्ध्वपातन से। गर्म करने पर ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदल जाना और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन। देखिए दोनों कंडीशन है इसमें, है ना। सीधे जैसे ठोस वाष्प में चेंज होता है, वाष्प सीधे ठोस में आता है, उसी तरीके से इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन करने वाले पदार्थ जो है अमोनिया क्लोराइड, आयोडीन है, कपूर है, नेप्थेलीन है। ये पेपर में वो कौन पूछ देता है, अमोनियम क्लोराइड या आयोडीन माने नमक, या फिर कपूर नेप्थेलीन। कपूर खूब पूछता है। वाष्पन, क्वथन तो इधर पढ़ चुके हैं। इवोपरेशन, अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। समझ में? मतलब अब बोल रहा है कि वाष्पन इवोपरेशन क्या है, तो अपने क्वथनांक के नीचे, है ना, नीचे ही, मतलब जहाँ उसका क्वथनांक था, उबलने का जो प्रक्रिया था जिस तापमान पर, उसके नीचे ही किसी द्रव में अगर वाष्प में परिवर्तित होने लगा तो वह प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। ठीक है, वाष्पन कहलाता है। आगे देखिएगा, वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है और गीले कपड़े उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही सूख जाते हैं। सही बात है, क्योंकि अब हर पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबाला जा सकता है कि वाष्प में बदले। तो ये अपने क्वथनांक के नीचे ही आके वाष्प में बदल जाते हैं, इसी को वाष्पन कहते हैं। और वाष्पन की वजह से ही कपड़ा सूखता है। तो कपड़ा जब भी सुखाने की बात आएगा तो ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। पोखरों का जल भी वाष्पन के कारण ही सूख जाता है। बात सही है, छोटे छोटे जो नाले वगैरह होते हैं उसमें पानी जो अगर सूखता है तो इसी के कारण सूखता है। अब देखिए, द्रव का ताप बढ़ने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। द्रव का टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे, तो वाष्पन में भी वृद्धि होगी। किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। किसी द्रव के वाष्पन की दर है उसे क्वथनांक पर अधिकतम होती है। समझ में आ रहा है? मैंने ये बोल रहा है कि द्रव का तापमान बढ़ने पर वाष्पन की दर में वृद्धि होती है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पन की दर बढ़ेगा, लेकिन किसी द्रव के वाष्पन की दर, ठीक है, वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होता है। अब कोई वाष्पन का दर मतलब कमे पर हो गया तो उसका क्वथनांक होता है उस पर और अधिक होता है, इसका वाष्पन का दर बढ़ जाएगा। वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्पन की दर उच्च होती है और जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है, जबकि वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर धीमी होती है। ठीक है, मतलब वायु की आर्द्रता, वायु में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा, नमी ज़्यादा हो, है ना, तब क्या होगा, वायु में आर्द्रता जब कम हो, निम्न हो, तो वाष्पन की दर उच्च होती है ना। और जब ज़्यादा हो तो वाष्पन की दर क्या होता है, कम होता है। तो अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है जब आर्द्रता कम हो, और जब वो उच्च हो तो वाष्पन की दर धीमी होती है। मतलब कि बरसात के मौसम में देखे होंगे या ठंडी के मौसम में कपड़ा जल्दी सूखता नहीं है, जिसका वजह यही होता है कि वाष्पन का दर
मौसम में क्या होता है, वायु में क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। तो वाष्पन के कारण शीतलन, किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। ऊष्मक होने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। ठीक है। वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण मिट्टी के बर्तन में जल का ठंडा होना है। मिट्टी के घड़ों की दीवारों में बड़ी संख्या में अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं और कुछ जल लगातार इन छिद्रों से घड़ों के बाहर, है ना, रिस कर वाष्पित होता रहता है। वाष्प के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से प्राप्त होती है। इस प्रकार घड़ों में शेष जल ऊष्मा खो देता है और ठंडा हो जाता है। तो बात पता चला कि कैसे सुराही वगैरह में मिट्टी के बर्तनों में जल ठंडा होता है, तो इसी के वाष्पन के कारण होता है। ठीक है। अब बोल रहा है ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में पसीना निकलता है। सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक होते हैं और हमारे शरीर से निकले हुए पसीने को अवशोषित कर लेते हैं। इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को शीतलन प्रदान करता है। पॉलिएस्टर इत्यादि से बने वस्त्र पसीने को अधिक अवशोषित नहीं करते हैं। इससे वे ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर को ठंडा रखने में असमर्थ होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्र को वरीयता दी जाती है। बात यही है कि हाँ, गर्मी में हम ज़्यादा कहीं निकलते हैं तो पसीना अधिक होगा, और पसीना अधिक होगा तो सूती कपड़ा जो होता है उसका बहुत बढ़िया अवशोषक होता है, उसका अवशोषण कर लेता है। और इस पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को, और जैसे ही वाष्पन होता है हमारे शरीर से, तो शीतलन प्रदान करता है, ठंडक महसूस होता है। जैसे वो सुराही वाला घटना हमने देखा कि पानी उसमें रख दिया जाता है तो कैसे ठंडा हो जाता है। तो इसी तरीके से अवशोषित कर लेने के बाद क्या होता है, हमारे शरीर को शीतलन प्रदान होता है। और पॉलिएस्टर इत्यादि से बने वस्त्र पसीने को अधिक अवशोषित नहीं करते हैं। इससे ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, शरीर को ठंडा रखने में समर्थ होते हैं ये। ठीक है। और पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने को, वाष्पन की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है, जिससे हमें शीतलता, मतलब जब हम पंखा के नीचे बैठते हैं तो हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने को वाष्पन दर को बढ़ा देता है। वाष्पन दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो वाष्पन दर तेज़ी से होने लगता है और इससे हमें ठंडक महसूस होती है। डेजर्ट रूम कूलर में, है ना, सॉरी यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, डेजर्ट रूम कूलर में शीतलन जल के वाष्पन के कारण होता है। मतलब कूलर में जो होता है शीतलन जल के वाष्पन के कारण ही होता है ठंडा। और बोल रहा है कि डेजर्ट कूलर गर्म तथा शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, क्योंकि गर्म दिन में उच्चतर ताप जल के वाष्पन की दर को बढ़ा देता है। तो इस तरीके से ये हो गया ख़त्म। अगले हम चैप्टर में चल रहे हैं, देखते हैं अगला चैप्टर के क्या नोट्स दिए गए हैं। तो अगला है तरंग गति। ठीक है, चलिए देखते हैं। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुंबकीय तरंग। तो ठीक से क्या है, एक बार फिर बोल रहे हैं कि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है, ठीक है, और जो उद्गम बिंदु से, मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है, तो उद्गम बिंदु से माध्यम के कणों के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। अगर माध्यम में कण नहीं हो, पार्टिकल नहीं हो, तो भी सभी दिशाओं में वो संचरित हो सकता है और होता है। तरंगों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, एक यांत्रिक तरंग और एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। ये जानते हैं यांत्रिक तरंग क्या है। देखिए, यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यानी कि क्या बोल रहा है कि यांत्रिक तरंग किसी भौतिक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ है जो बिना अपना स्वरूप बदले माध्यम में एक निश्चित चाल से बढ़ता है। ये
ठीक है, मतलब अपना स्वरूप में कोई चेंजिंग नहीं लाता है ना। तो और अपने निश्चित चाल से आगे बढ़ता है। यांत्रिक तरंगें किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होती है। पहली बात, किसी न किसी भौतिक माध्यम में ही संचरित होंगी। यांत्रिक तरंगों द्वारा केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें केवल ऊर्जा तथा संवेग का संचरण होता है, द्रव्य का नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है। आगे बोल रहा है, आ रहा है ना कंप्लीट। जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है। तो जल की तरंगे देखा, ये जब कोई चीज़ उसमें कंकड़ उंकड़ फेंका जाता है तो कैसे तरंग निकलता है ऐसे। तो जल की तरंगे, ध्वनि की तरंगे, स्प्रिंग की तरंगे इत्यादि यांत्रिक तरंगे हैं। तो ये भौतिक माध्यम में ही संचरित होता है, पक्का है। तो इस तरह से ही हम इसको आसानी से अनुभव कर सकते हैं। यांत्रिक तरंगों के प्रकार देखिए, यांत्रिक तरंग के प्रकार भी हैं। जब किसी माध्यम में कोई यांत्रिक तरंग संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं और कणों के कंपन की दिशा के अनुसार यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे और एक अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग दो प्रकार के। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, तरंग देखा। ठीक है, तरंग देखा। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है जो उद्गम बिंदु से माध्यम के वास्तविक कण, है ना, माध्यम के कण के वास्तविक स्थानांतरण के बिना सभी दिशाओं में संचरित होता है। ठीक है, तो और इसको दो भागों में बांटा, एक यांत्रिक तरंग, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब यांत्रिक तरंग को हम दो भागों में बांट रहे हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। यांत्रिक तरंग समझ आपको अभी पता चला कि वो उसका माध्यम भौतिक माध्यम होता है, वो भौतिक माध्यम में ही चलता है। जैसे ध्वनि तरंग हो गया, जल का तरंग हो गया, स्प्रिंग का तरंग हो गया। अब इसको दो भागों में, अनुप्रस्थ तरंग। और अब आप ये जान गए होंगे कि अनुप्रस्थ तरंग की बात हमने लाइट वाले चैप्टर में करा था कि लाइट, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ में आ जाता है, यांत्रिक तरंग के ही प्रकार है। अब कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो ऐसी तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, लंबवत का माने ऐसे, है ना। तो किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत, है ना, संचरित होते हैं, तो ऐसी तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए तनी हुई डोरी या रस्सी में कंपन, ऐसे सीधा चल रहा है लंबवत, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि ये है और इसको खींच के छोड़ते हैं तो ऐसे 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 कंपन करता है। तो ये जो तरंग निकलता है, तो इससे साउंड भी निकलता है। और ये जो तरंग निकलता है, जैसे बीड़ा में तार वगैरह बना जाता है, तो ये जो तरंग निकलता है, तो ये तरंग कहलाता है अनुप्रस्थ तरंगे। कौन? अनुप्रस्थ। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि सीधी रेखा में चलती है। किसी डोरी या रस्सी से एक सिरे को हुक से बांधकर उससे दूसरे मुक्त सिरे को ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में इसके कणों से कंपन तरंग की गति की दिशा के लंबवत होते हैं। सही बात है, और हमने देखा भी है। स्पष्ट है कि रस्सी में अनुप्रस्थ तरंगे हैं। कौन तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। पानी की सतह पर तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। फेंकते हैं कि जब कंकड़, तो उसी के पैरेलल एकदम बहुत सारे तरंगे निकलती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस में उत्पन्न की जा सकती हैं जिसमें दृढ़ता हो, मतलब टफनेस हो। अब बोल रहा है कि गैसों में अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें जो कण होता है वो नगण्य होता है ना, पार्टिकल बहुत कम होता है।
गैसों के अनुप्रस्थ तरंगें उनके भीतर नहीं बन सकती, केवल उनके तल पर ही बन सकती हैं, जो तल होता है, सॉरी द्रव में अनुप्रस्थ तरंगें उनके भीतर नहीं बन सकती, ऊपर वाले तल पर, जैसे ऊपर में, जैसे पानी में ऊपर जैसे करते हैं तो आवाज़ आ जाता है और उसका तरंग पता चल जाता है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में आप कितना हो करिएगा नहीं बनेगा तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंगे, द्रव में ऐसा होता है, अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुंबकीय हो सकती है, बहुत बढ़िया पॉइंट, वैद्युत चुंबकीय हो सकती है, जैसे प्रकाश तरंगे, इसी को तो वैद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम की स्थिति से ऊपर की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को श्रिंग कहते हैं, है ना, श्रिंग कहते हैं क्रेस्ट, तथा नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन की स्थिति को गर्त कहते हैं, है ना, ट्रॉफ। तो ट्रॉफ और क्रेस्ट ये जो है श्रिंग और गर्त, इसमें आगे अभी फिगर में पता चल जाएगा। तो किसी तरंग के लिए मतलब यहाँ चलिए इसको जान ही लेते हैं। श्रिंग नीचे की ओर, है ना, जो नीचे की ओर अधिकतम विस्थापन हो रहा है, नीचे की ओर अधिकतम जो विस्थापन हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्या, देखिए इसे ऐसे घूमा है, ये घूमा है फिगर में, तो ये उठना और क्या करना, उठना, यहाँ से उठना और फिर ऐसे घूमना, तो उठना और जाना इनके बीच में ऐसे लगा रहा है, तो ये है श्रिंग, ठीक है, श्रिंग। और माने ऊपर की ओर जब जा रहा है श्रिंग, नीचे की ओर जा रहा है तो गर्त, ठीक है। तो किसी तरंग के लिए दो लगातार श्रिंगों या गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, दो लगातार श्रिंग ये हो गया और नीचे वाला गर्त हो गया, तो गर्तों के बीच के जो डिस्टेंस है, तो ये क्या होता है, क्या बोल रहा है, हाँ, किसी तरंग के लिए दो लगातार श्रिंगों या गर्तों के बीच की दूरी नियत होती है, ठीक है, कांस्टेंट होती है, जिसे अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यही है तरंग दैर्ध्य, ठीक है, यही है तरंग दैर्ध्य। और इसे ग्रीक अक्षर म्यू से, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसी को लैम्डा से सूचित करते हैं, हाँ, तो इसी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। ये है तरंग और तरंग दैर्ध्य हो गया। तो गर्त हो गया, श्रिंग हो गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है दो गर्तों के बीच या दो श्रिंगों के बीच, तो गर्तों के बीच श्रिंगों के बीच की जो वो होती है इसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और प्रकाश में ऐसे अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब बोल रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, उसमें ट्रांसवर्स वेव्स पढ़े थे, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग। अब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ठीक है। किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने पर उसमें उत्पन्न तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है, समझ में आया। मतलब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने, अगर किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरित होता है तो संचरित होने पर यदि माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के समानांतर होता है, तरंग के दिशा के, है ना, समानांतर कंपन करता है, तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। स्प्रिंग को खींच कर, है ना, छोड़ देने पर, खींच के छोड़ देने पर उत्पन्न जो तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिया जाए। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये स्प्रिंग है, यहाँ ज़्यादा संपीड़न है, ये विरल है, यहाँ फिर संपीड़न है, विरल है, तो एक तरफ से क्या कि खींच के छोड़ दिया जाए और इसी की दिशा में कंपन करता है तो वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। जिन स्थानों पर स्प्रिंग के चक्कर यानी जो गोल गोल घुमावदार है पास पास हैं वे स्थान संपीड़ित, कंप्रेशन, इसको इंग्लिश कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेशन की दिशा में कहे जाते हैं, ठीक है। तथा जिन
स्थानों के चक्कर दूर दूर हैं वे स्थान बिरल यानी कि रिफ्रैक्शन की दिशा में कहे जाते हैं। विरलन, एक संपीड़न से दूसरे समीपवर्ती संपीड़न की दूरी अथवा एक विरलन से दूसरे समीपवर्ती विरलन की दूरी अनुदैर्घ्य तरंग की, है ना, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। समझे ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे सभी प्रकार के माध्यमों में ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ये इसके लिए बहुत बड़ी खासियत है अनुदैर्घ्य तरंग के लिए, ठोस, द्रव और गैस। वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। जो वायु में उत्पन्न ध्वनि तरंग होता है वो हमेशा कौन सा तरंग होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है। अनुदैर्घ्य तरंग हमेशा यांत्रिक होती है। कैसा होती है? यांत्रिक होती है। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही संचरित हो सकती है। समझा है? मतलब कि द्रवों के सतह के, यही बात तो हमें से याद, वायु में जो है उत्पन्न ध्वनि तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंग, तो ध्वनि के बारे में पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। अनुदैर्घ्य तरंग हमेशा यांत्रिक होती है। कैसा होती है? यांत्रिक होती है। द्रवों की सतह पर अनुप्रस्थ तरंगों का संचरण होते हुए भी उनके भीतर केवल अनुदैर्घ्य तरंग ही संचरित होती है, हो सकती है। आवर्तकाल, किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी से। आवृत्ति देखते हैं। किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं आवृत्ति को। किसी माध्यम में तरंग की संचरित होने पर, है ना, तरंग संचरित होने पर माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उस संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, आवृत्ति, चाल तथा तरंगदैर्घ्य में संबंध। यदि कंपन करती हुई किसी वस्तु का आवर्तकाल टी, आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो तो तरंग की चाल भी इक्वल टू एन लैम्डा, यानी चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्घ्य। चूँकि आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल और इसलिए v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। और ऊपर बता दिया गया है कि किसका सिंबल किस चीज़ को डिनोट कर रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त ऐसी तरंगे भी होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रकाश, एक्स किरणें, है ना, रेडियो तरंगें इत्यादि विद्युत चुंबकीय तरंगें। बहुत बार पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन है, तो प्रकाश हो सकता है, एक्स किरण, रेडियो तरंगे। इसमें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखिए, निर्वात में प्रकाश आराम से चल सकता है, तो उसमें किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, तो ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं। अब आगे बोल रहा है कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं। ये बहुत बढ़िया फैक्ट है कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे सब एक ही चाल से चलती हैं और इनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। कुछ फिगर बनाया है, बहुत बढ़िया फिगर बनाया है और इसमें बताया है गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त प्रकाश। तो इस सब का जो है यहाँ बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल का सबका जो है तरंगदैर्घ्य बताया है कि किसका। तो इसका बताया है कि लाल रंग का तरंग माने सबसे पहले तो ये देखिए, दृश्य प्रकाश हम कहाँ से कहाँ तक, तो 400 से लेके 700। एनसीईआरटी में इसका जिक्र है, एनसीईआरटी में इसी का जिक्र है कि 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक हम दृश्य प्रकाश कहते हैं, है ना। यहाँ तक हम एक तरीके से इस
इस तरंगदैर्ध्य को हम आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसमें इसी के अंतर्गत सबका जो है तरंगदैर्ध्य आ जाता है। जैसे बैगनी का, नीला का, ये 400 से 450 के बीच बैगनी होता है, नीला होता है 450 से 500 के बीच, 500 से 550 के बीच हरा होता है, 550 से 600 के बीच पीला होता है, 650 से 650 नारंगी होता है, और उसके बाद 650 से 700 के बीच लाल होता है। यानी सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य लाल का होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्ट्रीट लाइट में या फिर टावर वगैरह की लाइट में या फिर लेज़र लाइट में इस समय लाल रंग का प्रयोग करा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य बहुत ज़्यादा है। दूर से इस वस्तु को हम माने इस रंग को देख सकते हैं क्योंकि तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है, लेकिन उसका तरंगदैर्ध्य बैगनी का कम होता है, तो एम्बुलेंस वगैरह पे लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये भी हो गया ख़त्म। अगला देखते हैं क्या कौन सा है। चलिए अगला देखिए, ध्वनि। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है, माने सुनने की संवेदना पैदा करती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ये जाहिर सी बात है भाई, ध्वनि अभी हमने कुछ ही देर पहले पढ़ा कि ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, तो तरंग के रूप में गमन करती है। और ध्वनि को माध्यम की ज़रूरत होती है, ये बिना माध्यम के नहीं चल सकती, क्योंकि निर्वात में ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है। ठीक है, माने कंपन से उत्पन्न होती है। किस चीज़ पर टकराएगी तो उत्पन्न होगी और हमारे कानों तक आएगी परिवर्तित होकर। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है माध्यम कहलाता है। ठीक है, ध्वनि क्या बोल रहा है कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग नहीं, क्योंकि इनमें संचरण के लिए द्रव्यमात्मक, है ना, माने ठोस, द्रव या गैस की ज़रूरत पड़ सकती है या पड़ती है और ज़रूरत होती है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में, ठीक है, भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, एक मिनट, स्टेन में बहुत दिक्कत है, भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी होती है, द्रवों में तीव्र गति से, और ठोस में तीव्रतम गति से। देखिए तीव्रतम माने सबसे तेज, तो ठोस में सबसे अधिक होती है। और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकते, अभी बात किए थे। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना कहाँ गया भाई, हाँ कहाँ गया, गड़बड़ हो गया। हाँ, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है, तेज गति से गमन कर सकती है। ठीक है, ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसा टेम्परेचर होता है ना, तो उसके चाल पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, माने वायु का तापमान बढ़ता है, उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। अब देखिए, वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा, है ना, ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। ठीक है, तो गर्मी के मौसम में एक तरीके से ज़्यादा तेज आवाज़ जो है दूर तक सुनाई देता है। ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। अब आर्द्रता पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। अब कैसे, देखिए बरसात के मौसम में देखिएगा चारों ओर पानी ही पानी होता है, और यहाँ चिल्लाते हैं लोग तो उधर भी सुनाई दे देता है। इसका मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, तो आर्द्रता बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। स्पष्ट है कि ध्वनि शुष्क वायु में धीमी, सूखी वायु में धीमी गति से, परंतु आर्द्र वायु में तेज गति से गमन करती है। बात सही है,
तो खूब, अभी ये लाइन बहुत बार पूछा है कि शुष्क वायु में धीमी गति से और जो है आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। भाई ये कुछ देख लेते हैं कि वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर, वायु में टेम्परेचर का 0 डिग्री सेल्सियस है, ध्वनि का चाल कितना होगा उसमें, तो सामान्यतः हो जाएगा 331 मीटर प्रति सेकेंड। वायु 22 डिग्री सेल्सियस पर 334 मीटर प्रति सेकेंड। हाइड्रोजन में 25 डिग्री सेल्सियस पर 1284 मीटर प्रति सेकेंड। समुद्री जल में 25 डिग्री सेल्सियस पर जो है 1531 मीटर प्रति सेकेंड। एल्युमिनियम में क्या होगा 25 डिग्री सेल्सियस पर 6420 मीटर प्रति सेकेंड। लोहा 25 डिग्री सेल्सियस पर 5950 मीटर प्रति सेकेंड। स्टील 25 डिग्री सेल्सियस पर 5960 मीटर प्रति सेकेंड। यानी सबसे ज़्यादा स्टील में ये बता रहा है कि ध्वनि की चाल है। स्टील के बाद आता है लोहा, घटते बढ़ते क्रम में दे देता है कई बार सजाने के लिए। तो स्टील सबसे ज़्यादा, उसके बाद लोहा, एल्युमिनियम, समुद्री जल, उसके बाद हाइड्रोजन, वायु। और वायु में 2 तरीके के, 22 डिग्री टेम्परेचर है, 0 डिग्री। तो आगे देखते हैं फिर क्या बोल रहा है। ध्वनि की आवृत्ति परिसर। ध्वनि तरंगों के उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्न 3 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन? तो एक श्रव्य तरंगे, है ना, इसको बोलते हैं ऑडिबल वेव। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता जो है, श्रव्यता परिसर 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मनुष्य मैंने यहाँ तक इसके बीच की आवाज़ को सुन सकता है, ठीक है, आवृत्ति की तरंगे सुन सकता है। और बोल रहा है कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे आदमी नहीं सुन सकता, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती, सुनाई नहीं देता। और 20 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की तरंगों की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि ये कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। बहुत बढ़िया। उसके बाद बोल रहा है कि अश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अश्रव्य ध्वनि, जैसे वेल, गेंडा, हाथी, अश्रव्य ध्वनि परिसर की उत्पन्न करते हैं। वेल, गेंडा, हाथी, ये अश्रव्य, है ना, ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। और प्रायः यह देखा गया है कि कुछ जंतु यानी भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप मुख्य प्रघाती तरंगे यानी मेन शॉक वेव से पहले निम्न आवृत्ति की अश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है। सही बात है। उसके बाद बोल रहा है प्रश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव। 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 किलो हर्ट्ज, इसको बोले चाहे 20,000 हर्ट्ज बोले, से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्रश्रव्य प्राध्वनिक या प्राध्वनिक तो जो है इस तरंगे कहते हैं इसको। तो ये डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु प्राध्वनिक उत्पन्न करते हैं। प्राध्वनिक उत्पन्न करते हैं। उसके बाद देखिए करते हैं, डॉल्फिन हो गया। प्राध्वनिक के अनुप्रयोग। प्राध्वनिक उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं। प्राध्वनिक कैसी है? तो उच्च आवृत्ति है। ये अवरोधों की उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती है, ठीक है। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में प्राध्वनियों का व्यापक उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे है कि प्राध्वनिक को हृदय के विभिन्न भागों से परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी ECG कहते हैं। तो प्राध्वनिक की वजह से ही इस ऐसे संभव हो पाता है। प्राध्वनिक का उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है, और ये कण बाद में मूत्र के साथ बहाकर जो है बाहर निकल जाते हैं, मतलब उसको तोड़ने का काम करता है।
और उसके बाद बोल रहा है कि सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, कई बार फुल फॉर्म इसका बोल जाए साउंड नेविगेशन रेंजिंग, एक ऐसी युक्ति है मतलब डिवाइस है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अभी देखिए मात्रक, डेसिबल, ध्वनि के स्तर का मात्रक। डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। 45 डेसिबल तक विश्व स्वास्थ्य संगठन। प्रतिध्वनि माने इको जो होता है इको साउंड, किसी प्रवर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत या किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने पर या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर सुनाई देती है। पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकेंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। ठीक है, कितना सेकंड का? 0.1 सेकंड का। तो इस तरीके से ये भी हो गया ख़त्म। अगला देखते हैं कौन सा चैप्टर है। तो अगला चैप्टर है विद्युत धारा। ठीक है, चलिए विद्युत धारा देखते हैं। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा ही है ना विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो स्पष्ट हो जाता है कि धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा होती है विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, यानी स्पष्ट है कि विद्युत धारा की दिशा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, मैंने ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत, माने इलेक्ट्रॉन तो ऐसे भागता है। ठीक है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे भागता है, लेकिन धारा की दिशा ऐसे चलती है। ठीक है, ठीक। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है कुछ एम्पियर होता है। 1 एम्पियर 1 कूलम बटा प्रति सेकेंड, यानी 1 कूलम बाई सेकेंड, माने 1 एम्पियर 1 कूलम प्रति सेकेंड बोल सकते हैं। तो ये होता है इसका मात्रक। और आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसलिए होता है क्योंकि किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है उसमें। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसलिए होता है क्योंकि इसके बीच का इलेक्ट्रॉन में जो इसके बीच का जो आकर्षण बल होता है, दो कणों के बीच का आकर्षण बल, वो कमज़ोर होता है, इसलिए आसानी से चला। लेकिन ये नाभिक में होता है कौन? प्रोटॉन, और मजबूती से वो पकड़े रहता है, इसलिए ये इसका स्थानांतरण नहीं होता है, उसका स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होता है उसके विपरीत आवेश की दिशा होती है ना, विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा के प्रकार कितना है? तो विद्युत धारा के प्रकार है 2, है ना। एक दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट, जिसको शॉर्ट में डीसी बोलते हैं। एक है प्रतिवर्ती धारा, जिसको एसी बोलते हैं। दिष्ट धारा क्या है? यदि किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। बहुत बढ़िया। बैटरी इत्यादि से प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है। जो बैटरी से जो धारा प्रवाहित होती है वो दिष्ट धारा। तो एक ही मतलब बोल रहा है किसी परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती है, सिर्फ एक ही दिशा में जाती है, तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा ऐसी धारा जिसके मान और दिशा समय के साथ आवर्तित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं। क्या? तो आवर्तित रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। ठीक है, मतलब बदलती रहती है, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। या अल्टरनेट दोलित्र ओसिलेटर आदि से प्राप्त जो है होने वाली विद्युत धारा प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। अब देखिए
दिष्ट धारा की अपेक्षा प्रतिवर्ती धारा का प्रमुख लाभ यह है कि प्रतिवर्ती धारा को वैद्युत ऊर्जा की अधिक हानि के बिना लंबी दूरी तक संप्रेषित किया जा सकता है। बात सही है। मतलब प्रतिवर्ती धारा को अधिक अधिक दूर तक अगर इसको संप्रेषित करना हो तो ये आसानी से जा सकता है बिना ज़्यादा हानि के। लेकिन वही दिष्ट धारा को अगर भेजना हो तो बहुत ज़्यादा क्योंकि एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो इसमें ज़्यादा हानि होता है। अब देखिए विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है? तो किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित नहीं स्थापित किया जाता है, तो विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर एक बार समझिए, किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा, माने विद्युत ऊर्जा वैसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता हो, ठीक है, तो उसके द्वारा किया गया है ना, उस उपकरण के द्वारा उत्पन्न किया गया वह बल, ठीक है, जिसके कारण किसी चालक है ना या कंडक्टर या परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, स्थापित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या किया जाता है? स्थापित किया जाता है। वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। माने विद्युत वाहक बल का मतलब विद्युत को सपोर्ट करने वाला एक तरीके से, ठीक है, इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करने वाला। तो इलेक्ट्रोमोटिव, देखिए मोटिव समझ में आया ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो सीधी सी बात है, किसी कंडक्टर में या किसी परिपथ में, है ना, किसी कंडक्टर या किसी परिपथ में अगर किसी युक्ति के द्वारा या फिर किसी उपकरण के द्वारा, है ना, उसमें क्या किया जाता हो कि जो एक माने जिसके वजह से जिस बल के कारण उसमें उस परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित किया जाता हो, कि प्रवाह जो है, प्रवाह माने तेजी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शुरू हो जाए, तो इस बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। विभव, किसी इकाई धनावेश को अनंत से, क्या बोल रहा है, किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का सही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। तो विद्युत विभव का सही मात्रक होता है क्या? सही मात्रक विद्युत विभव का वोल्ट होता है, ठीक है। विभवांतर देखिए, तो वोल्ट क्या कहते हैं, विद्युत विभव समझ में आया। ये बोल रहा है किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, अनंत से धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। और कहा जाता है वो विद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट। माने जितना पावर दिया जाएगा, वोल्ट दिया जाएगा अनंत बिंदु से अगर आ रहा है, और जितना वोल्ट हम बढ़ा रहे हैं, और वोल्ट के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है विद्युत को लाने में, वह विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अब देखिए विभवांतर, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। दो विभवों के बीच का अंतर, सीधी सी बात हम पढ़े हैं, दो विभवों के बीच का अंतर विभवांतर है। तो वही बात ये भी कहने की कोशिश कर रहा है कि इकाई धनावेश एक विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, इसमें एक बिंदु तक ला रहा है, और दूसरे बिंदु तक, फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जा रहा है उस बिंदुओं के मध्य विभवांतर होता है। तो विभवांतर का एक मात्रक भी वोल्टेज होता है। अब देखिए, यदि आवेश Q को दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित करने में W जूल ऊर्जा कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? किया गया कार्य बटा प्रवाहित आवेश। और इससे हमको निकल जाएगा कि किया गया कार्य W जूल और प्रवाहित आवेश Q,
W/Q जूल प्रति कूलम यानी कि वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध वह भौतिक राशि है जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है। इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध को आर से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। ओम का नियम, जब किसी चालक के सिरों पर, है ना, विभवांतर लगाया जाता है, ठीक है, विभवांतर लगाया जाता है, तो उसमें होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। तो बोल रहा है कि जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं। जॉर्ज साइमन ओम ने आरोपित विभवांतर तथा उसके फलस्वरूप प्रवाहित विद्युत धारा में प्रयोग द्वारा एक संबंध स्थापित किया। यह संबंध ओम का नियम कहलाता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है, तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है ना। अतः यदि किसी चालक के सिरों पर भी विभवांतर आरोपित करने से उसमें I विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो I प्रोपोर्शनल V, ठीक है। तो या इसको भी प्रोपोर्शनल I बोल सकते हैं, या V इक्वल, बहुत इंपॉर्टेंट है, V इक्वल टू RI बोल सकते हैं। R जो है कांस्टेंट है। तो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, ओम के नियम यही है, V इक्वल टू RI। और इसमें यही बात याद रखना है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, है ना, जैसे ताप में आदि में कोई परिवर्तन न हो और चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि यहाँ नियतांक क्या है? R को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? देखिए, प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब देखिए कि ये प्रतिरोध जो है उसके लंबाई के अनुक्रमानुपाती दे रहा है, यानी किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्षेत्रफल पर क्या व्युत्क्रमानुपाती होता है, आगे इसकी भी बात समझ। देखिए, मतलब ये यहाँ तो क्या बोल रहा है कि अगर लंबाई बढ़ रहा है जिस अनुपात में, इसको समझिएगा, तो लेंथ बढ़ाने के साथ साथ प्रतिरोध भी बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन प्रतिरोध अगर क्या घटाना है तो क्या करना होगा? चौड़ाई को, उसके क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाने देते हैं। जैसे जैसे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा प्रतिरोध घटेगा। प्रतिरोध अगर बढ़ेगा तो लंबाई क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, यही बात है। तो R प्रोपोर्शनल L/A, और ये दिखा रहा है कि P समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का, नहीं हम कहाँ आ गए इधर, जहाँ P समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता P केवल उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। किस पर? उसके प्रकृति पर। प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। फिर से, विद्युत शक्ति क्या है? इलेक्ट्रिक पावर। तो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर विद्युत शक्ति कहलाता है। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत धारा गुणा विभवांतर। अब देखिए, P इक्वल टू BI,
हाँ, यही इसी चीज़ को दिया है, पावर इक्वल टू विद्युत धारा इंटू विभवांतर। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट, पेपर में कई बार पूछ लिया है। विद्युत शक्ति की परिभाषा से स्पष्ट है कि विद्युत शक्ति व्यय की हुई विद्युत ऊर्जा बटा समय। विद्युत शक्ति मैंने जितने समय में जितना विद्युत ऊर्जा व्यय किया जाएगा वो विद्युत शक्ति होगा, विद्युत पावर होगा, इलेक्ट्रिक पावर होगा। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा इक्वल टू विद्युत शक्ति गुणे समय। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या, तो अब यहाँ से निकल सकता है कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, तो विद्युत शक्ति गुणे समय। तो अगर हम विद्युत शक्ति की गणना वाट में तथा समय की गणना घंटा में करें तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो। तो इसमें का ये भी पॉइंट बचा हुआ है, बोल रहा है कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग किया जाता है। इसी को यूनिट कहते हैं, ठीक है, यूनिट। दूसरे शब्दों में 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है। माने 1 घंटा में जितना किलोवाट ऊर्जा खर्च हो रही है, इलेक्ट्रिक खर्च हो रही है, उसी को 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है। जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो तो यूनिटों की संख्या क्या होगा, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा बाई कर देंगे, यूनिटों की संख्या ऐसे कर देंगे तो वोल्ट, एम्पियर और घंटा और 1000 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। अब जानते हैं विद्युत जनित्र के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या है कि विद्युत धारा या बिजली उत्पन्न करने का एक उपकरण है। गाँवों में आप देखते होंगे या फिर कहीं भी, पहले चूँकि इलेक्ट्रिक सप्लाई 24 आवर नहीं होता था, तो आज भी जो बड़े बड़े जो फंक्शन वगैरह होते हैं उसमें जनरेटर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये एक उपकरण है, विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण का एक अनुप्रयोग है। इसी को इलेक्ट्रिक जनरेटर बोलते हैं। ट्रांसफर, देखिए ट्रांसफार्मर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यवर्ती वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चताई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो ये क्या होता है, तो यह निम्न विभव की प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभव की प्रतिवर्ती धारा में बदलने का काम करता है, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ती धारा एक तरीके से ट्रांसफार्मर। आइए देखिए अपचायी ट्रांसफार्मर, यह क्या कर रहा है कि उच्च विभव की प्रतिवर्ती धारा को निम्न विभव की प्रतिवर्ती धारा में बदलने का काम करता है, अपचायी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर उन विद्युत उपकरणों के साथ काम करता है जो मेंस के वोल्टेज के भिन्न वोल्टेज पर कार्य करते हैं। अपचायी ट्रांसफार्मर पावर सब स्टेशनों पर वोल्टेज के स्टेप डाउन करके उपभोक्ताओं को वितरित करने में काम आते हैं। उच्च स्थायी ट्रांसफार्मर पावर उत्पादक स्टेशनों, एक्स किरण ट्यूबों इत्यादि में काम आते हैं। विद्युत मोटर, लास्ट। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और विद्युत मोटर धारा के चुंबकीय प्रवाह के सिद्धांत पर कार्य करती है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखा, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, है ना, उसके बाद ग्राइंडर आदि अनेकानेक युक्तियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया विद्युत मोटर तक, आगे ख़त्म हो गया। अगला जब देखते हैं कि कौन सा है, चालकता, कंडक्टर। तो चालकता देखिए क्या है, किसी पदार्थ के परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के समीप की कक्षाओं में होते हैं वे नाभिक के धन आवेश द्वारा, है ना, प्रबल आकर्षण बल से बंधे रहते हैं।
परंतु नाभिक से दूरी वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पर यह बल बहुत कम होता है। इसके पहले वाले चैप्टर में उन्होंने यही चीज़ बताने की कोशिश करा था। अतः इन बल यानी इन बाह्य बल, तो आउटर इलेक्ट्रॉनों को, बल नहीं इलेक्ट्रॉन, यहाँ आउटर इलेक्ट्रॉनों को इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉन तो अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थानों में यादृच्छिक अनियमित गति करते रहते हैं। ठीक है, गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन या चालक इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब समझ में आया? मुक्त, तो ये कहाँ गया? हाँ, तो चालक इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, चालक इलेक्ट्रॉन ये कहलाते हैं। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं यहाँ से कि जो आउटर इलेक्ट्रॉन मतलब बाह्य इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनको इनके स्थान से आसानी से हटाया जा सकता है। इनमें से अनेक इलेक्ट्रॉनों को तो अपने परमाणुओं से अलग होकर पूरे पदार्थ में माने परमाणुओं के बीच के रिक्त स्थानों में यादृच्छिक अनियमित गति करते रहते हैं। इन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अपने ही मतलब जो है स्थान छोड़ देता है ये परमाणु, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संज्ञा इन्हें दी जाती है। ये इलेक्ट्रॉन ही आवेश को पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, अतः किसी ठोस पदार्थ की विद्युत चालकता उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं। धातु में यह संख्या बहुत अधिक होती है, इसी कारण धातु विद्युत की अच्छी चालक होती है। सही बात है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, उसके बाद क्रमशः तांबा, सोना और एल्युमिनियम, है ना। विद्युत चालन धातुओं के अतिरिक्त कुछ द्रवों जैसे गैसों में भी होता है। धातुओं में विद्युत चालन इलेक्ट्रॉनों के चलने से होता है, जबकि द्रव और गैसों में यह धन तथा ऋण आयनों के चलने से होता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। गैसों में विद्युत चालन एक निश्चित दाब यानी परास लगभग 10 एम से लेकर 10⁻³ mm पारा जो होता है उनके बीच में होता है। दाब की उच्च सीमा 10 mm से ऊपर तथा निम्न सीमा 10⁻³ mm से नीचे गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं। तो गैसें विद्युत की कुचालक होती हैं, मतलब इसमें जो है दिखा रहा है, इसका जो ऊपरी सीमा है, निम्न सीमा है, नीचे की ओर है। अब बोल रहा है कि अचालक जिन पदार्थों में जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ही कम अथवा शून्य होती है, उनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता, अतः वे पदार्थ विद्युत के अचालक, है ना, होते, बेड कंडक्टर होते हैं। अर्धचालक कुछ पदार्थ में ऐसे होते हैं जिनकी विद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, उन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, कार्बन, ये सभी अर्धचालक हैं। इन पदार्थों की विशेषता यह है कि इनका ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता घटती है। ताप बढ़ाने पर क्या होती है? प्रतिरोधकता घटती है। तो ताप जैसे इन पर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो प्रतिरोधकता घट जाती है, अर्थात इनका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, इस प्रकार अर्धचालकों की चालकता जो है, चालकता पर ताप का प्रभाव चालकों के विपरीत होता है। बढ़िया है भाई, फिर है ना।
तो इसीलिए चिप ओप जो बनाया जाता है, मेमोरी चिप, इसी से बनाया जाता है। अतिचालकता, कुछ पदार्थों में ताप तथा प्रतिरोधकता के बीच एक असामान्य संबंध देखा जाता है। जैसे जैसे पदार्थ को ठंडा किया जाता है, पदार्थ की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की भांति धीरे धीरे घटती जाती है, परंतु एक विशेष ताप के नीचे ठंडा होने पर प्रतिरोधकता बहुत तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। उदाहरण के लिए पारे की प्रतिरोधकता 4.2 केल्विन ताप पर अचानक शून्य हो जाती है। ठीक है, इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। तथा कह रहा है कि ठंडा किए गए पदार्थ को अतिचालक सुपरकंडक्टर कहते हैं। यह घटना अति निम्न तापों जैसे 10 के 0.1 के मन केल्विन तक ही होती है। वह ताप जिस पर प्रतिरोधकता अचानक शून्य हो जाती है संक्रमण ताप, है ना, कहलाता है, जो विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होती है। इसमें का और अगला पॉइंट है कुछ अतिचालकता गुण का, है ना, सभी पदार्थों में नहीं हो पाया जाता। अतिचालकता का गुण सभी पदार्थों में नहीं पाया जाता। जो पदार्थ सामान्यतः सुचालक है जैसे तांबा, चांदी, सोना, लिथियम, सोडियम, उनमें 1 केल्विन से भी छोटी भिन्न तक के नीचे ताप पर भी अतिचालकता का गुण नहीं पाया जाता। इसके विपरीत कुछ धातुएं तथा मिश्र धातुएं जैसे कि टंगस्टन, कैडमियम, एल्युमिनियम, टीन, है ना, सीसा, 0.01 केल्विन से लेके 0.56, है ना, और लेके 7.2 के तापों पर अतिचालक अवस्था में होते हैं। अतिचालक पदार्थों के कई उपयोग हैं, जैसे ऊर्जा को विद्युत तारों में बिना किसी प्रतिरोधकता ह्रास के भेजा जा सकता है और तथा संग्रहित किया जा सकता है। पावर कंपनी जब मांग कम होती है, पावर कंपनी जब मांग कम होती है तब विद्युत उत्पादित करके अतिचालक रिंगों में, है ना, संग्रहित कर सकती है। अतिचालक को रिंगों में संग्रहित कर सकती है जिसे अधिकतम मांग के दौरान दे सकती है। अच्छा, तो यही काम होता है कि अतिचालक को रिंगों में संग्रहित कर लिया जाता है और उसके बाद उसे सप्लाई दिया जाता है। अतिचालक वैद्युत तरंगों, वैद्युत चुम्बकों से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है जिसे साधारण वैद्युत चुंबक उत्पन्न नहीं कर सकते। तो खत्म हो गया ये। अब अगला देखेंगे। तो अगला जो है नाभिकीय भौतिकी है। नाभिकीय भौतिकी में देखेंगे, नाभिकीय विखंडन से शुरू करते हैं। देखिए, नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन जो है, जब किसी तत्व के परमाणुओं पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो साधारणतः परमाणुओं के नाभिकों की कृत्रिम विघटन, है ना, कृत्रिम विघटन होकर, है ना, कृत्रिम विघटन होकर उनके हल्के कण जैसे अल्फा, बीटा, है ना, और फोटॉन इत्यादि उत्सर्जित होते हैं। कभी कभी न्यूट्रॉन नाभिक द्वारा अवशोषित होकर नाभिकों को उसके एक भारी आइसोटोप में बदल देता है तथा जो गामा फोटॉन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित होती है ना। और नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक एक न्यूट्रॉन का प्रग्रहण करके, ठीक है, प्रग्रहण करके तुलनीय द्रव्यमानों के 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ तीव्र न्यूट्रॉन तथा विखंडन खंडों की गतिज ऊर्जा गामा किरणों के रूप में ऊर्जा विशाल मात्रा में विमोचित होती है। यह प्रक्रिया ही परमाणु बम का नाभिकीय रिएक्टर
कालहार है। तो सीधे से बात है, इसमें ओवरऑल एक देखा जाए तो नाभिकीय विखंडन क्या है कि दो हल्के नाभिक, है ना, माने एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिक में टूटते हैं और उससे ऊर्जा मुक्त होती है, और ये इसका सीरीज चलते रहता है। ठीक है, सीरीज चलते रहता है, इसी को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, है ना। आगे देखिएगा कहाँ से, यहाँ से। नाभिकीय विखंडन का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इनमें अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। 1 ग्राम यूरेनियम का विखंडन होने पर 5 × 10⁻23 MeV ऊर्जा उत्पन्न होगी, है ना। और बोल रहे कि इतनी ऊर्जा 20 टन, है ना, 20 टन TNT यानी ट्रिटी नाइट्रोट्रोलम में विस्फोट करने से उत्पन्न होती है। बाप रे बाप, ये 1 ग्राम यूरेनियम विखंडन होने पर। परमाणु बम, परमाणु बम का एक अधिक उपयुक्त नाम नाभिकीय बम भी है, न्यूक्लियर बम भी है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन भी आजकल इसको कहते हैं। तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें तीव्रगामी न्यूट्रॉनों के द्वारा विखंडनीय पदार्थों में अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को बनाए रखा जाता है, तब उस पदार्थ से अति अल्प समय में ऊर्जा की विशाल मात्रा मुक्त होती है। ठीक है, और अगला पॉइंट कह रहा है कि परमाणु बम में यूरेनियम 235 अथवा प्लूटोनियम 239, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा पूछता है पेपर में। यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239। ठीक है, 4 का अंतर होता है, 235 और 239। तो बोल रहा है कि दो टुकड़े एक सघन यानी डेंस आवरण में पृथक पृथक रखे जाते हैं। बम के विस्फोट से 10⁻7 C की कोटि, यानी इतना 10⁻60 C, यहाँ क्या बोल रहे हैं, 10⁻60 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है कि 70 बोल रहा है, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है यहाँ, कि कोटि का ताप, हम सेल्सियस से लग रहा है, 10⁻7 डिग्री सेल्सियस कोटि का ताप तथा लाखों वायुमंडलीय दाबों के बराबर दाब उत्पन्न हो जाता है। तो ये खतरनाक है एटम बम। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर अथवा परमाणु भट्ठी, एटॉमिक पाइल, इसमें देखिए क्या होता है। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा यंत्र है जिसमें विखंडनीय पदार्थ में स्वपोषित नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चलाई जाती है तथा उससे नियत दर पर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इस ऊर्जा को अनेक उपयोगी कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है। एक आधुनिक रिएक्टर में निम्न मुख्य भाग होते हैं। ईंधन यानी फ्यूल। फ्यूल क्या होता है कि यह रिएक्टर का सबसे प्रमुख भाग है। यही वह पदार्थ है जिसका विखंडन किया जाता है। इसका कार्य जो है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 39 को प्रयुक्त किए जाते हैं इसके कार्य के लिए, माने फ्यूल के लिए, ये यूरेनियम 235 और इसके। उसके बाद मंदक, है ना, मॉडरेटर। इसका कार्य न्यूट्रॉनों की गति को मंद करना, क्योंकि मंदित न्यूट्रॉन की 235 अथवा 200 प्लूटोनियम 239 नाभिकों में विखंडन करने की प्रक्रिया, है ना, अधिक होती है। इसके लिए हल्का जल या सामान्य जल, हाँ, भारी जल, ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम, हल्का जल या सामान्य जल, भारी जल या ग्रेफाइट अथवा बेरिलियम ऑक्साइड प्रयुक्त किए जाते हैं। हल्का जल अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला मंदक होता है। इसके बाद होता है कूलनेट, ठीक है, कूलेंट, तो शीतलक। विखंडन होने पर अत्यधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है जिसको शीतलक द्वारा ठंडा हटाया जाता है। इसके लिए वायु अथवा जल या कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्टर में प्रवाहित करते हैं। ठीक है, शीतलक हो गया। उसके बाद है नियंत्रक छड़ें, कंट्रोल रॉड्स। ये कैडमियम अथवा बोरॉन की छड़ें होती हैं। ये पूछता है किसकी होती हैं, तो बोरॉन की या कैडमियम की छड़ें होती हैं, जो रिएक्टर में विखंडन दर को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होती हैं। कैडमियम बोरॉन मंद न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं, अतः जब इन छड़ों को रिएक्टर के भीतर धकेला जाता है तो
विखंडन की दर कम हो जाती है तथा जब वे बाहर खींच ली जाती है तो विखंडन की दर बढ़ जाती है। और नाभिकीय संलयन को जानते हैं। जब दो इस ठीक नाभिकीय विखंडन के उल्टा होता है। जब दो अथवा दो हल्के नाभिक अति उच्च ताल से गति करते हुए परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। संलयन से प्राप्त नाभिक का द्रव्यमान संलयन करने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमानों के योग से कम होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अगला जो पॉइंट है बोल रहा है कि उदाहरण के लिए कि दो ड्यूट्रॉनों, ये एक है, ये देख सकते हैं कि भारी हाइड्रोजन का नाभिक को संलयित करके एक न्यूट्रॉन यानी ट्राइटियम का नाभिक, इसको ट्राइटियम बोलते हैं, ट्राइटियम का नाभिक बनाया जा सकता है। भारी हाइड्रोजन के नाभिक के संलयन से प्राप्त ऊर्जा उतने ही द्रव्यमान के 235 के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कहीं अधिक होती है। मतलब ये उससे भी खतरनाक है। और इससे क्या बनता है? हाइड्रोजन बम। देख लेते हैं। हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन बम है जो कि भारी हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन पर आधारित है। चूँकि संलयन अति उच्च दाब तथा अति उच्च ताप पर होता है, अतः संलयन बम के साथ विखंडन बम को प्रज्वलक के रूप में प्रयुक्त करना पड़ता है। हाइड्रोजन बम में संलयन की प्रक्रिया एक अनियंत्रित प्रक्रिया है जिसका उपयोग केवल विध्वंसकारी ही हो सकता है। वास्तव में सूर्य की अपार जो ऊर्जा का स्रोत है वो हल्के नाभिकों का संलयन है, इसीलिए इतना ज़्यादा खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो है यहाँ ख़त्म हो गया। भौतिकी का जो मेजर पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। और इसके बाद एक आएगा, तो इस तरीके से 2 पार्ट में कंप्लीट फिजिक्स का जो मेजर टॉपिक माने मेजर चैप्टर था, वो चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स दिया गया था वो ख़त्म हो गया। और अब जो है इसमें का इसी का पार्ट अभी है, तो सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टेक्नोलॉजी से संबंधित है वो। तो उसका एक अलग हम वीडियो बनाएंगे, मास्टर वीडियो ही होगा उसका भी। और वो और साथ ही साथ है डिफेंस और कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी एक साथ है। तो डिफेंस है और उसके बाद है अंतरिक्ष। ये 3 जो है एक ही में कंप्लीट करके एक पार्ट और जो है बनाएंगे उसका मास्टर वीडियो। तो फिजिक्स का जो है इस तरीके से जो शॉर्ट्स नोट्स है वो ख़त्म हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और अच्छा लगा हो आपको, पूरा वीडियो शुरू से देख रहे होंगे, तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।